तो गाइस कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज के ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट और WWE NXT के रिव्यू में, यानी कि वेडनेसडे नाइट वॉर्स के रिव्यू में। दोनों शोज हो चुके हैं खत्म और दोनों की पोल्स मैंने आज डाली है कम्युनिटी टैब पे। अभी रिजल्ट्स कुछ खास नहीं होंगे तो उसे डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आप जाके उस पर वोट कर सकते हैं। और अब से मैं हर वीक हर एक शो के लिए जो है वो पोल डालूंगा ताकि इंटरेस्टिंग रहे, आप लोगों के साथ इंटरेक्शन जो है वो बढ़ती रहे। और वीडियो में ऑब्वियसली हम बात करने वाले हैं इन दोनों शोज के बारे में जो आज हमें देखने को मिले। तो फटाफट से आप लाइक कर दें, जितने ज़्यादा लाइक उतना होता है हमारा फायदा। और हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे ज़्यादा, सीधा स्टार्ट करते हैं AEW डायनामाइट के शो से। तो जो पहला मैच था यहाँ पे वो था गाइस पाक और एडी किंगस्टन के बीच में। ये एक नॉर्मल मैच था, 1-on-1, कोई स्टिपुलेशन नहीं थी। और ऑब्वियसली ये न्यू ईयर स्मैश की नाइट 2 थी डायनामाइट के लिए, तो ये एक इंटरेस्टिंग बात थी। ये मैच काफी अच्छा इन दोनों के बीच में हमें देखने को मिला। काफी सारी इंटरफेरेंसेस थी यहाँ पे बूचर और ब्लेड की तरफ से। और बेल बजने से पहले ही यहाँ पे पाक काफी बुरे तरीके से एडी किंगस्टन पे अटैक कर देते हैं, लेकिन फिर एडी के पास भी कुछ हद तक मोमेंटम रहता है। लेकिन सारी इंटरफेरेंसेस को डॉज करने के बाद एट द एंड पाक इस मैच को जीत चुके हैं अपना ब्लैक एरो फिनिशर लगा के। और जैसे ही उनको पिनफॉल मिलती है वो यहाँ पे अपना ब्रूटलाइजर फिनिशर लगा लेते हैं गाइस। और ब्लेड और द बुचर रिंग के अंदर आ जाते हैं और पेंटा भी आ जाते हैं, फिनिक्स भी आ जाते हैं। ये सब लोग आपस में लड़ना शुरू करते हैं, लेकिन फिर लैंस आर्चर आते हैं और वो एडी किंगस्टन को रिंग से बाहर फेंकते हैं और पाक को कन्फ्रंट करके कहते हैं कि देखो भाई, तुम उस सेम पाथ पे जा रहे हो जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, हम दोनों का टारगेट सेम है, तो हमें एडी किंगस्टन पे फोकस करना चाहिए और एक दूसरे के अगेंस्ट होने का यहाँ पे कुछ है नहीं फायदा। और वो यहाँ से चले जाते हैं। तो शो का स्टार्ट था काफी अच्छे पेस पे हुआ। इसके बाद गाइस हमें मीरो का मैच देखने को मिलता है चक टेलर के साथ, और काफी समय बाद मीरो इन रिंग हमें यहाँ पे दिखाई दिए। और इस मैच पे एक स्टिपुलेशन थी कि अगर चक टेलर हारते हैं तो उनको मीरो का बेसिकली बटलर बनना पड़ेगा, या फिर हम कह सकते हैं नौकर बनना पड़ेगा, तब तक जब तक किप सेबियन और पेनेलोपी की शादी सही से हो नहीं जाती। क्योंकि इतने समय से बेस्ट फ्रेंड्स जो है इनके साथ पंगे ले रहे थे। ट्रेंट को तो उन्होंने बुरे तरीके से इंजर्ड करके एम्बुलेंस में फेंक दिया। ऑरेंज कैसिडी अभी इकलौते बच गए हैं, क्योंकि गाइस आज इस मैच में मीरो ने चक टेलर को हरा दिया विद द सबमिशन। और यहाँ पे अब वो उनके बटलर बन जाएंगे और अगले हफ्ते एक्चुअली में हमें दिखाई देगा कि अब जो भी मीरो कहते हैं वो चक टेलर को करना ही पड़ेगा। तो किस तरीके से वो उसको यूज करेंगे, इंटरेस्टिंग रहेगा। आई थिंक ये एक अच्छी फनी स्टोरी लाइन बन सकती है अगर इस पे अच्छे से काम करा जाएगा। और इन रिंग की हम बात करें तो भाई मीरो इतने कमाल के लग रहे थे आज रिंग में, मैं क्या ही बताऊं। मतलब मॉन्स्टर टाइप तो उनको फील दी ही जाती है, लेकिन साथ के साथ वो इतने एजाइल भी हैं, यानी कि इतने फास्ट भी हैं। काफी सारी अच्छे मूव्स भी लगाते हैं, जैसे स्पिनिंग किक वगैरह, जो कि उनके साइज के बंदे के लिए इतना ईजी नहीं होता है। और तब भी गाइस उन्होंने आज यहाँ पे एक अच्छी परफॉर्मेंस दी। एक एवरेज से तो बेटर मैच था और उन्होंने यहाँ पे चक टेलर को हरा दिया। इसके बाद इनर सर्कल आती है रिंग के अंदर और बेसिकली वो अपने सारे न्यू ईयर्स रेजोल्यूशंस को रिवील करना चाहते हैं। सबसे पहले जेक हेगर बोलते हैं कि भाई मुझे तो चैंपियनशिप्स चाहिए इस साल में, वही मेरा इकलौता गोल है। MJF कहते हैं कि मेरा गोल ये है कि हम सारे मेंबर्स आपस में और अच्छा रिलेशनशिप फॉर्म करें, हमारा जो बॉन्ड है वो पहले से बेटर हो जाए। क्रिस जेरिको कहते हैं मैं और MJF AEW वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहेंगे यहाँ पे। और ये चीज जो है वो सेंटाना को बिल्कुल सही नहीं लगती। वो कहते हैं क्रिस कि मैं और ओर्टिज इस ग्रुप में आए थे, तुमने मुझे हैंड पिक करा था इसलिए क्योंकि हम वन ऑफ द बेस्ट टैग टीम्स हैं इस वर्ल्ड के, लेकिन अब तो हमें एज अ टैग टीम लड़ने का मौका ही नहीं मिलता। और सैमी गेवारा भी यहाँ पे यही बात को पिक करते हैं कि भाई क्रिस, पहले तुम और मैं एज अ टैग टीम लड़ा करते थे ले सेक्स गॉड्स, उसका क्या हुआ, अब तुम MJF के साथ टीम अप करने लग गए हो, इस बात के मुझे कुछ समझ नहीं आती। और बेसिकली इन सब की यहाँ पे बहस हो जाती है। तो क्रिस जेरिको कहते हैं भाई देखो, इस चीज का हम सिंपल सोल्यूशन निकालेंगे। और नेक्स्ट वीक के लिए उन्होंने ये एक ट्रिपल थ्रेट टैग टीम मैच ऑफिशियल कर दिया है, जहां पे MJF जेरिको की टीम, सैंटाना ओर्टिज की टीम और जेक हेगर सैमी गेवारा की टीम आपस में लड़ेंगे। और जो भी उस मैच को जीतेगा वो ऑफिशियल टैग टीम बन जाएगा इनर सर्कल का। और उसके बाद इनको बहसने का कोई रीजन नहीं मिलेगा कि हम एज अ टैग टीम क्यों नहीं लड़ पा रहे हैं। तो ये अच्छा सोल्यूशन तो जरूर निकाला जेरिको ने, लेकिन भाई अगले हफ्ते वो मैच को जीतेगा कौन, आई डोंट नो। लेकिन जेरिको और MJF अगर जीतते हैं तो इनर सर्कल के लिए चीज ज्यादा अच्छी मुझे नहीं होती हुई दिखाई दे रही। इसके बाद गाइस बैक स्टेज होते हैं डॉन कैलिस, केनी ओमेगा, और वहां पे आ जाते हैं यंग बक्स। और केनी कहते हैं क्यों ना हम अपने मैच से पहले दी एलीट वाली पुरानी एंट्रेंस एक साथ करें। डॉन कैलिस देखते हैं और कहते हैं कि भाई देखो, यंग बक्स भी चैंपियन है, उनको हमें अपनी एंट्रेंस देनी चाहिए। और यहाँ पे केनी ओमेगा की एंट्रेंस होती है, वो जस्टिन रॉबर्ट्स को भगा देते हैं और वो अनाउंस करते हैं यहाँ पे कि अब आने वाली एक ऐसी टैग टीम जो कि वर्ल्ड चैंपियंस हैं और केनी ओमेगा के बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और वो अनाउंस करते हैं यहाँ पे द गुड ब्रदर्स को। तो एक्सपेक्टेशन थी कि वो यंग बक्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन गुड ब्रदर्स आ जाते हैं यहाँ पे बाहर और वो जगह ले लेते हैं यंग बक्स की इस मैच में। और डॉन कैलिस फिर से एक बार दिखा रहे हैं कि भाई इम्पैक्ट जो है वो AEW से यहाँ पे बेटर परफॉर्म कर रही है। और हमें पिक्चर इन पिक्चर में देखने को मिलता है कि टोनी खान के साथ खड़े हुए यंग बक्स, और वो बिल्कुल इस बात से खुश नहीं लग रहे कि जो भी यहाँ पे
डॉन कैलिस ने करा और उनको अपनी एंट्रेंस तो क्या उस मैच में लड़ने का भी मौका नहीं मिल पाया। तो केनी ओमेगा एंड द गुड ब्रदर्स गाइस आज एक्शन में थे डायनामाइट के ऊपर। ऑब्वियसली इंपैक्ट के वर्ल्ड चैंपियंस हैं कार्ल एंडरसन एंड डॉग गैलोस, और उनका मैच हुआ यहाँ पे द वार्सिटी ब्लॉन्ड्स एंड डैनी लाइमलाइट के साथ। डैनी लाइमलाइट कौन है भगवान जाने, मैंने इनको कभी देखा नहीं और इस चीज की वजह से मेरा इस मैच में इंटरेस्ट नहीं था, मुझे पता था कौन जीतने वाला है। और एंड में यहाँ पे गुड ब्रदर्स अपना फिनिशर लगाते हैं यानी कि मैजिक किलर और इस मैच को जीत जाते हैं। और मैच के बाद ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, जॉन मॉक्सली का म्यूजिक बजता है, वो धीरे धीरे रिंग की तरफ आते हैं। ऑब्वियसली 3-on-1 है लेकिन तब भी वो घुस जाते हैं, ब्रॉल करनी शुरू कर देते हैं, उन पे अटैक होता है गाइज और यहाँ पे बाहर आ जाते हैं सबसे पहले लूचा ब्रदर्स और उसके बाद हमें देखने को मिलते हैं यंग बक्स, बहुत सारे यहाँ पे सिक्योरिटी आ जाती है, सुपरस्टार्स आ जाते हैं और इस ब्रॉल को सारे लोग रोकने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे यंग बक्स जॉन मॉक्सली को भी रोकने की कोशिश करते हैं कि भाई तुम अभी चुप रहो, यहाँ पे हमें लड़ने की कोई जरूरत है नहीं। और पीछे से लूचा ब्रदर्स यहाँ पे यंग बक्स को भी सुपर किक मारते हैं, जो कि एक पॉइंट हमें नोट करना चाहिए कि लूचा ब्रदर्स ने एक बार फिर से यंग बक्स को एक नोटिस दिया है और शायद इनकी फ्यूड या फिर राइवलरी जो है गाइस वो रिन्यू हो सकती है। और लास्ट टाइम हमने इनको 2019 में कमाल की फ्यूड में देखा था, क्या उस डायरेक्शन में AEW जा रही है वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। और साथ ही साथ जॉन मॉक्सली का जो रिवेंज है केनी ओमेगा पे, जो बदला उनको लेना है वो अभी भी अधूरा रह गया है क्योंकि केनी ओमेगा तो यहाँ से भाग ही जाते हैं बच के और अभी वो भी जॉन मॉक्सली के लिए गाइस अवेटिंग है। तो शायद इनके जो मैच है या फिर फ्यूड है वो भी आगे ऐसे ही बढ़ती चली जाएगी। इसके बाद हमें डायनामाइट पे आज एक नई चीज देखने को मिली जिसका नाम था द वेटिंग रूम। ये एक टॉक शो है, ब्रिट बेकर के साथ रीवा है उनके साथ और पहले गेस्ट थे यहाँ पे उनके कोडी रोड्स। तो ये बात करते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से कोडी और ब्रांडी अब एक चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कोडी का जो साल है वो काफी अच्छे तरीके से शुरू हुआ है और यहाँ पे वो उनका वेलकम करते हैं फुल झड़ियां लेके और वो कहते हैं हमने अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन यानी कि अपने कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को बिल्कुल सही से कराया, पायरो भी हमने लगाया। और ये बेसिकली गाइस फिल्म करा जा रहा था डायनामाइट में, साइड में उन्होंने एक सेट लगा रखा था इस पूरी चीज के लिए। और ब्रिट बेकर यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं कोडी से, लेकिन इससे पहले कि वो आंसर दे पाए ब्रिट एक बार फिर से उनको इंटरप्ट करती हैं और कहते हैं मुझे याद आया कि एक और गेस्ट हमारा इस शो पे आने वाला है और वो जेड कारगिल को बाहर बुला लेती हैं। ऑब्वियसली वही लेडी जिसने कुछ हफ्ते पहले कोडी को कन्फ्रंट करा था और जेड आके यहाँ पे कहती हैं कि ब्रांडी तो अब आने वाली है नहीं, तो आखिर मेरा अपोनेंट कौन होगा कोडी, तुम मुझे बताओ। और वो उनके चेहरे को पकड़ के एकदम से उनको पीछे धक्का दे देती हैं और यहाँ पे गाइस पीछे से आ जाती हैं रेड वेलवेट और उनको देख के मुझे पहले ऐसा लगा भाई ये तो ब्रांडी ही है, लेकिन फिर मैंने देखा कमेंटेटर्स ने बोला कि भाई ब्रांडी तो ये नहीं है और इनकी आपस में ब्रॉल शुरू हो जाती है और बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसे लड़ते हैं ना भाई जैसे हमने इंस्टाग्राम पे कभी कभी वीडियोस देखी हैं, दो लड़कियां बिल्कुल पागलों की तरह एक दूसरे को मार रही हैं, उसी तरीके से था। तो काफी एंटरटेनिंग था लेकिन मेरा इंटरेस्ट यहाँ पे बना नहीं है क्योंकि रेड वेलवेट को खास हमने कुछ फीचर होते हुए देखा नहीं है और साथ ही साथ जेड कारगिल को स्ट्रॉन्ग दिखाया जा रहा है पर आखिर उनके साथ चल क्या रहा है और ऊपर से कोडी यहाँ पे इन्वॉल्व थे। तो एक अच्छी चीज करने की कोशिश करी गई, डेफिनेटली देखने में मजा आया लेकिन आगे के लिए कोई एक्साइटमेंट नहीं बिल्ड हुई, इतना मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा। और जब ये सेगमेंट खत्म होती है तो ऑफिशियली अनाउंस कर देती हैं थंडर रोसा आके अपने एक प्रोमो में कि ब्रिट बेकर के साथ उनको टोनी खान ने एक मैच में बुक करा है AEW बीच ब्रेक, जो कि स्पेशल एपिसोड ऑफ डायनामाइट होने वाला है February 3 को। और ब्रिट बिल्कुल इस बात को सुन के खुश नहीं होती, उनको बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो कहते हैं भाई मैं इस मैच में तो नहीं लड़ने वाली। इसके बाद गाइस हमें मैच देखने को मिलता है जंगल बॉय और मार्को स्टंट यानी कि जुरासिक एक्सप्रेस का अगेंस्ट FTR। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जबकि यहाँ पे मार्को स्टंट एक ठीक है लाइकेबल कैरेक्टर है लेकिन इन रिंग में उनको बिलीवेबल नहीं मान पाता कि वो FTR जैसे बंदों के साथ लड़ रहे हैं और एक प्रॉपर मैच देने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब हो सकता है कि कुछ पर्टिकुलर लोग हैं जिनको ये चीज पसंद आती है, इस वजह से ऐसे मैचेस को बुक करा जाता है, लेकिन मैं लूचासोरस को देखना प्रेफर करूंगा इंस्टेड ऑफ मार्को स्टंट, ये एक मेरा ओपिनियन है। और यहाँ पे गाइस इस मैच में FTR जीतती है और मुझे पता था कि ऐसा होने वाला है क्योंकि उनको काफी स्ट्रांगली इस समय बुक करा जा रहा है। और फाइनली शो के मेन इवेंट में डार्बी एलिन अगेंस्ट ब्रायन केज फॉर द TNT चैंपियनशिप। और भाई क्या कमाल का ये मैच था, मतलब ब्रायन केज भाई इतना कमाल की परफॉर्मेंस उन्होंने दी, आते ही वो ऐसे फेंकते हैं ना डार्बी एलिन को कि भाई मैं क्या ही बताऊं, वो एकदम उठाते हैं उनको और कम से कम 10 फुट दूर उठा के फेंकते हैं थ्रू अ टेबल आउटसाइड द रिंग। कमाल का ये मूव था और पूरे मैच में उनको ऐसे ही डोमिनेट कर रहे थे, पावर बॉम्ब दिए जा रहे हैं, जहां मन कर रहा है वहीं उठा के फेंकी जा रहे हैं उनको। और देखने में भी कभी कभी तो ऐसा लग रहा था कि भाई डार्बी एलिन को कहीं बुरे तरीके से चोट ना लग जाए। और इतने सारे मूव्स करने के बाद भी डार्बी 1 पे किक आउट करी जा रहे थे, जो कि मेन स्टोरी थी इस मैच की। उसके बाद केज यहाँ पे एक स्टील स्टेप्स निकाल के लाते हैं लेकिन एट द एंड उसी के थ्रू डार्बी उन्हें फेंकते हैं, उस पर कॉफिन ड्रॉप भी लगाते हैं लेकिन वो आउटसाइड ऑफ द रिंग होता है तो वो पिन नहीं कर पाते।
और एट द एंड यहाँ पे कई सारी इंटरफेरेंसेस करने की कोशिश करी जाती हैं, लेकिन स्टिंग आ जाते हैं लाइट्स ऑफ होने के बाद गाइज, और स्टिंग डिस्ट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं जिसकी मदद से डार्बी यहाँ पे इस मैच को जीत पाते हैं। तो डार्बी अभी भी TNT चैंपियन है, स्टिंग ने उनकी मदद डेफिनेटली यहाँ पे करी है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये मैच आपको देखना चाहिए जाके, आपको बहुत मजा आएगा, ये बहुत एंटरटेनिंग था। और ब्रायन केज ने एक बार फिर से अपनी वर्थ प्रूव कर दिया कि भाई साइज तो है उनका बहुत बड़ा, लेकिन साथ के साथ इन रिंग स्टाइल भी जो है वो उनका बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अब हम बात करते हैं आज के NXT शो की गाइस। तो स्टार्ट होता है कैंडिस लेरे और शॉर्टजी ब्लैकहार्ट के मैच से। ये काफी लंबे समय से फ्यूड चल रही है और इन दोनों के बीच में काफी कमाल का बैक एंड फोर्थ मैच हमें देखने को मिला। मतलब इनको टाइम दिया गया पूरा कि तुम जाओ और जितना तुम्हें करना है तुम करो, और उस हिसाब से इन्होंने काफी अच्छा मैच दिया। एक ओपनर के हिसाब से वेल डन मैच था, और एट द एंड गाइस कैंडिस लेरे यहाँ पे हरा देती हैं शॉर्टजी को, जो कि मेरे लिए एक थोड़ा सा सरप्राइज था। लेकिन क्योंकि काफी समय से कैंडिस लेरे की बुकिंग भी स्ट्रॉन्ग चल रही है NXT में, तो समझ आती है बात कि आखिर ये डिसीजन क्यों लिया गया। इसके बाद NXT चैंपियन फिन बैलर आ जाता है रिंग में गाइज, और वो आके कहते हैं कि सबसे पहले मैं एक सेकंड लेके थैंक यू बोलना चाहूंगा काइल ओराइली को। उनको मैं बोलना चाहूंगा कि वो ग्रेट हैं लेकिन मेरे लेवल के नहीं है, और इस वजह से मैंने उनको हरा दिया है, और अब वो हैं जो अपना खाना खा रहे हैं स्ट्रॉ के थ्रू। और यहाँ पे वो कहते हैं कि मैंने अपनी टी-शर्ट पे अपनी चेस्ट पे X सिंबल इसलिए बना रखा है क्योंकि मुझे पता है कि सबका टारगेट एट द एंड मैं ही हूँ। और यहाँ पे गाइज इनको कन्फ्रंट करने आते हैं ओनी लोरकन, डैनी बर्च और मेनली पीट डन। तो पीट डन यहाँ पे कहते हैं कि सिर्फ मैं ही वो रीजन हूँ बैलर कि तुम अभी तक चैंपियन हो, क्योंकि अभी तक मैंने तुम्हें उस टाइटल के लिए चैलेंज करा नहीं है। और ये तीनों रिंग के अंदर आके अटैक करते हैं बैलर को। एक बहुत बड़ी ब्रॉल हो जाती है गाइस यहाँ पे, और एक काफी कमाल की पॉप होती है जब आउट ऑफ नोवेयर काइल ओराइली आते हैं और वो पीट डन को अटैक करना शुरू कर देते हैं, और साथ के साथ उन्हें ज्वाइन करते हैं एडम कोल और रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग। तो ये काफी एंटरटेनिंग सेगमेंट थी। एक्सपेक्टेड नहीं था कि काइल ओराइली इस पॉइंट पे आके बैलर का साथ देंगे, लेकिन ऐसा हमें यहाँ पे देखने को मिला, और हील्स जो है वो यहाँ पे भाग जाते हैं। और जबकि फिन बैलर और अनडिस्प्यूटेड एरा के बीच में हमें कोई यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं देखने को मिली, कोई इंटरेक्शन नहीं देखने को मिली, लेकिन गाइस ये सेगमेंट काफी बढ़िया थी। इसके बाद ऑब्वियसली आज स्टार्ट हो चुका है गाइस 2021 मेंस डस्टी रोड्स टैग टीम क्लासिक मैच, और इसके राउंड 1 का पहला मैच था द ग्रिजल्ड यंग वेटरन्स अगेंस्ट एवर राइज। और जो सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग चीज यहाँ पे मेरे लिए थी वो ये कि ये मैच इतना लंबा था। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि एक कमर्शियल के थ्रू जाएगा, वापस आएगा, आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि डेफिनेटली मुझे पता था ग्रिजल्ड यंग वेटरन्स यहाँ पे जीतने वाले हैं। लेकिन कुछ हफ्तों से इन दोनों टीम्स के बीच में हमें कुछ टेंशन देखने को मिल रही थी, और उस चीज का आज यहाँ पे एंड कर दिया गया, क्योंकि ग्रिजल्ड यंग वेटरन्स जो है वो आगे बढ़ चुके हैं टूर्नामेंट में। इसके बाद एक बैक स्टेज सेगमेंट हमें देखने को मिलती है जहाँ पे शॉर्टजी ब्लैकहार्ट होती हैं, और वो कहती हैं देखो मैं अपने रिजल्ट से तो बिल्कुल खुश नहीं हूँ, मैं कैंडिस से हार गई हूँ, लेकिन मैं अब पार्ट लेने वाली हूँ विमेंस डस्टी रोड्स टैग टीम क्लासिक में। और वो कहती हैं कि मुझे एक पार्टनर की जरूरत है, और वहाँ पे आ जाती हैं एम्बर मून, और वो यहाँ पे ऑफर करती हैं कि मैं तुम्हारी पार्टनर बनना चाहती हूँ। और बेसिकली गाइस यहाँ पे शॉर्टजी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, और इन दोनों की टीम जो है आगे बढ़ेगी। तो नेक्स्ट वीक से ये भी शुरुआत हो जाएगी, और काफी अच्छा है टैग टीम का जो सीन है वो NXT के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद गाइस जॉनी गार्गानो का मैच होता है डेक्स्टर लूमिस के साथ, और एक बार फिर से काफी कमाल का मैच था। मतलब ये बैक एंड फोर्थ जा रहे थे, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ पे डेक्स्टर लूमिस को जीतना चाहिए, क्योंकि फिर उसके बाद उनको टाइटल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, लेकिन हमें यहाँ पे कुछ और देखने को मिलता है, और काफी ज्यादा यहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस भी हो रही थी। ऑस्टिन थ्योरी थे ऑब्वियसली रिंग साइड, और इसकी मदद से यहाँ पे गार्गानो रोल अप से जीत जाते हैं डेक्स्टर लूमिस को हरा के। और मैच के बाद हमें देखने को मिलता है कि लूमिस अपना सबमिशन लगा देते हैं ऑन ऑस्टिन थ्योरी, और गार्गानो यहाँ पे स्टील चेयर लेके आते हैं, इसको ब्रेकअप करते हैं, लेकिन बचाने यहाँ पे डेक्स्टर लूमिस को आ जाते हैं कुशीडा। एक बार फिर से क्राउड काफी ज्यादा यहाँ पे पॉप करता है, और यहाँ पे लूमिस अपना सबमिशन लगाते हैं आउटसाइड द रिंग ऑन ऑस्टिन थ्योरी, जबकि कुशीडा अपना फिनिशर लगाते हैं गार्गानो को इन द रिंग। ये काफी कमाल की मोमेंट थी। और फाइनली जब कुशीडा अपना सबमिशन छोड़ते हैं तो वो NXT नॉर्थ अमेरिकन टाइटल उठाते हैं और गार्गानो की तरफ देखते हैं, तो डेक्स्टर लूमिस नहीं, आई थिंक कुशीडा को अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है फॉर द नॉर्थ अमेरिकन टाइटल, और उनको भी काफी अच्छे से पुश करा जा रहा है, क्योंकि लास्ट वीक उन्होंने शॉर्टजी ब्लैकहार्ट की हेल्प करी थी, और इस बार उन्होंने डेक्स्टर लूमिस की हेल्प करी। तो वो किसी की हेल्प नहीं कर रहे, इनडायरेक्टली वो जॉनी गार्गानो को एक मैसेज भेज रहे हैं दैट आई वांट योर नॉर्थ अमेरिकन टाइटल। इसके बाद हमें एक इंटरव्यू देखने को मिलती है गाइस, वेड बैरेट के साथ होते हैं टोमासो चांपा और टिमोथी थैचर, और ये काइंड ऑफ प्रमोशन थी अगले हफ्ते की फाइट पिट 2 की, जो कि हमें इन दोनों के बीच में ही देखने को मिलेगा। तो थैचर कहते हैं लास्ट वीक मैं इंजर्ड था, लेकिन अब मैं बिल्कुल रेडी हूं। वो कहते हैं कि ये कोई टेक ओवर स्पेशल नहीं है, ये कोई नॉर्मल मैच नहीं है, ये एक फाइट पिट है जिस मैच का मैं एनिमल हूं। और यहाँ पे वो चांपा को कहते हैं कि भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम अभी भी अपने आप को डाउट करते हो कि तुम वैसे नहीं रहे जैसे तुम एक समय पहले थे। और चांपा कहते हैं कि भाई तुम्हें इस बात का कोई आइडिया भी नहीं है कि मैं कितना डेंजरस
डेंजरस हूँ, और इस बात का जवाब तुम्हें अगले हफ्ते मिल जाएगा। तो एक काफी अच्छा इन दोनों के बीच में एक्सचेंज हमें देखने को मिला, और मैं डेफिनेटली गाइस इंटरेस्टेड हूँ इस फाइट पिट मैच के लिए फॉर नेक्स्ट वीक। इसके बाद हमें एक और मैच देखने को मिलता है डस्टी क्लासिक का गाइस, जो कि राउंड 1 था। यहाँ पे एक तरफ थे जेक एटलस और आइज़ाया स्वर्व स्कॉट, जो कि कुछ हफ्ते से आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एज अ टीम फीचर करे, और इनके अपोनेंट्स थे गाइस MSK, जो कि एक नई टैग टीम है NXT में, और ये गाइस पहले थे इम्पैक्ट के अंदर एंड दे वर कॉल्ड द रास्कल्स। तो वो यहाँ पे आए, ये एक सरप्राइज था MSK कि आखिर ये कौन है, और इनका नाम NXT में है वेस्ली एंड नैश कार्टर। और यहाँ पे इनको ये जीतना ही था मैच, क्योंकि इनका डेब्यू था, इनको काफी स्ट्रॉन्ग बुक करा जाएगा कुछ समय तक, लेकिन कितने अच्छे ये एक्चुअली में हैं और क्या इनको मिलेगा आगे NXT के अंदर, वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। और इस शो में गाइस कुछ ही समय बाद हमें दिखाया जाता है कि जेक एटलस और आइज़ाया स्वर्व स्कॉट आपस में बैक स्टेज लड़ रहे हैं। तो भाई ये क्लियरली पता लगता है कि टैग टीम पहला ही मैच हार गई, और आगे अब इनकी फ्यूड फिर से कंटिन्यू होगी। इसके बाद हमें ज़ाया ली का मैच देखने को मिलता है गाइस, एक इनहैंसमेंट टैलेंट के साथ, यानी कि एक जॉबर के साथ, और इनका नाम भी हमें नहीं बताया गया कि आखिर अपोनेंट कौन था, लेकिन ज़ाया ली कुछ ही सेकंड्स में इस मैच को जीतती हैं। और ये मिस्ट्री फिगर अभी भी वहाँ पे बैठा हुआ रैंप पे, और वो ज़ाया को कहता है कि तुम इस बंदी को फिर से अटैक करो, तो ज़ाया वो करती हैं। और ये गाइस जो मुझे लगता है कि जो रिवील है वो जल्दी आने वाली है, हमें पता लग जाएगा कि आखिर ये मिस्ट्री है कौन, लेकिन अभी भी कुछ शक्ल से तो भाई देख के नहीं बता सकते कि आखिर ये है कौन। और फाइनली शो के मेन इवेंट में एक और डस्टी रोड्स टैग टीम क्लासिक राउंड 1 का मैच, द अनडिस्प्यूटेड एरा, जिनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एडम कोल एंड रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट ब्रिजांगो। और इस मैच को देख के मुझे सिर्फ क्लियरली यही लगता है कि भाई अनडिस्प्यूटेड एरा इस पूरे टूर्नामेंट को जीतने वाली है, क्योंकि इतना कमाल का मैच उन्होंने ब्रिजांगो के साथ दिया। और भाई एक पॉइंट मैं यहाँ पे ये भी बोलूंगा, टाइलर ब्रीज यहाँ पे मतलब कितने अच्छे लग रहे हैं फंडांगो के साथ ऑन मेन रोस्टर पे। ये बंदे मतलब क्या करते थे, इतना ज्यादा ट्रांजिशन कैसे आ सकता है उन सेम रेसलर्स के अंदर। इससे पता लगता है कि चाहे NXT एक अच्छा शो हो या छोटा शो हो, कुछ भी हो, लेकिन इनकी जो परफॉर्मेंस है वो डेफिनेटली मेन रोस्टर से यहाँ पे अब बेटर है। और इस कमाल के मैच में काइल ओराइली गाइस रिंग साइड पर थे, और इनको पीट डन, डैनी बर्च, ओनी लोरकन ये लोग अटैक करते हैं, और इस बार यहाँ पे काइल ओराइली को बचाने आते हैं फिन बैलर। तो शो के स्टार्ट में काइल ओराइली ने बैलर की हेल्प करी, और अब इसका उल्टा हमें देखने को मिलता है। और इस पूरी डिस्ट्रैक्शन के चलते गाइस मैच भी चल रहा होता है रिंग में, और एडम कोल अपनी टीम के लिए इस मैच को जीत जाते हैं। और मैच के बाद ये ब्रॉल एक बार फिर से कंटिन्यू होती है, सारे जो बेबी फेसेस हैं वो एक तरफ गिरे रह जाते हैं, और यहाँ पे इस बार हील्स को मोमेंटम मिलता है, उनको अपर हैंड यहाँ पे मिलता है, और वो सेलिब्रेट करते हैं। तो शो के स्टार्ट में बेबी फेसेस को मोमेंटम मिला, यहाँ पे हील्स को मोमेंटम मिला, और काफी सारी स्टोरी लाइंस को एक साथ यहाँ पे बिल्ड करा जा रहा है, जो कि एक अच्छी एंडिंग थी शो के लिए। तो दोनों शोज को ओवरऑल में बोलूं तो आई थिंक आज AEW का शो भी एक एवरेज शो था, लेकिन NXT में रेसलिंग डेफिनेटली काफी कमाल की हमें देखने को मिली। तो आप लोगों को क्या लगा गाइस, कौन सा शो आपको बेटर लगा, मुझे कमेंट्स में बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।